नमस्कार। आज के आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में भूगोल विषय से 2 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न देखिए, सामान्य सा प्रश्न है, बिहार राज्य के विकास में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की भूमिका को समझाइए। यहाँ पर बिहार राज्य के विकास में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या रोल होता है, इस बात को एक्सप्लेन करना है। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है। जब किसी नदी पर कोई बांध बनाया जाता है और विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, तब उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जैसे मान लीजिए कोई नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी पर यहाँ पर बांध बना लिया गया और यहाँ बांध से पहले एक जलाशय बना लिया गया। तो यहाँ पर जब बांध बनाया गया है और बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख के या बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये बांध बनाया गया है, तब इसको कहा जाएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, सिंचाई के लिए, और क्या हो सकता है, विद्युत उत्पादन के लिए, इसके अलावा पेयजल एवं जलापूर्ति, इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, इसके अलावा मत्स्य पालन, पर्यटन, एटसेट्रा। कहने का मतलब है कि जब किसी नदी पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई बांध वगैरह बनाया जाता है, तब उस परियोजना को कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और उनमें जो उद्देश्य हो सकते हैं वे क्या क्या हो सकते हैं, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विद्युत उत्पादन करना, पेयजल या जलापूर्ति सुनिश्चित करना, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पर्यटन इत्यादि। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए इन सब पॉइंट्स का क्या क्या योगदान है बिहार के विकास में, इस तरीके से आप उत्तर लिख दीजिएगा और ये उत्तर पूरा हो जाएगा। अब इस प्रश्न के उत्तर का फॉर्मेट देख लीजिएगा। पहले तो एक सामान्य सा परिचय। बिहार राज्य के विकास में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इन परियोजनाओं से जुड़े अनेक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होते हैं। अब हेडिंग डालिए, बिहार राज्य के विकास में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की भूमिका। सबसे पहले सिंचाई की सुविधा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। कोसी, गंडक, सोन जैसी नदियों पर बनी परियोजनाएं जैसे कोसी परियोजना, गंडक परियोजना और इंदिरा गांधी कैनाल इत्यादि ने लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान की है। और जब किसी क्षेत्र में कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, इससे क्या होगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी और इससे उस क्षेत्र के निवासियों का समग्र विकास होगा। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। बाढ़ नियंत्रण। बिहार हर वर्ष आने वाली बाढ़ों से गंभीर रूप से प्रभावित होता रहा है, विशेषकर कोसी और गंडक नदियों के किनारे बसे क्षेत्र। बहुउद्देशीय परियोजनाओं द्वारा बनाए गए बांध, बैराज और जलाशयों ने बाढ़ नियंत्रण में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे जनधन की हानि में कमी आई है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थायित्व आया है। कोसी परियोजना से कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि जिलों में बाढ़ की तीव्रता में कमी आई है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने से आपकी बात प्रमाणित हो जाती है, सब्सटेंशिएट हो जाती है। तो जो हम लोगों ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का जो समझा था कि मुख्य आधार क्या होता है उनको बनाने का, उनको निर्मित करने का, इन्हीं सारे पॉइंट्स को और बिहार के संदर्भ में विशेष रूप से व्यवहारिक उदाहरण देते हुए एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इससे ही उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला, जल विद्युत उत्पादन। इन परियोजनाओं से जल विद्युत उत्पादन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे राज्य को बिजली मिलती है। जैसे सोन नदी पर स्थित परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन होता है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। जल आपूर्ति और पेयजल सुविधा। इन परियोजनाओं से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में भी सहायता मिलती है। शहरीकरण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाइपलाइन और जल भंडारण की व्यवस्था की गई है। मत्स्य पालन और पर्यटन।
परियोजनाओं द्वारा निर्मित जलाशय मत्स्य पालन के लिए अनुकूल है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। कुछ परियोजनाएं पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित की गई हैं, जैसे वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना स्थल। लोग वहां टूरिज्म के लिए जाते हैं, वहां घूमने फिरने के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए जाते हैं। अगला है रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास। परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स भी जो आपको समझ में आ रहे हो उनको भी लिखा जा सकता है, और उसके साथ साथ प्रत्येक पॉइंट के साथ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स या व्यवहारिक उदाहरण देते हुए अपनी बात को लिखना है। इससे बात ज्यादा प्रमाणिक होगी। इसके बाद समराइज करते हुए निष्कर्ष लिख दीजिएगा। बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं न केवल राज्य के जल संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करती हैं, बल्कि कृषि, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, रोजगार और जल आपूर्ति के क्षेत्र में भी राज्य के समग्र विकास को गति प्रदान करती हैं। ये परियोजनाएं बिहार की प्रगति की रीढ़ साबित हो रही हैं, बैकबोन या आधार साबित हो रही हैं। और इतना सब कुछ लिखने से ये उत्तर पूरा हो जाता है। तो ये सामान्य सा प्रश्न था। बिहार राज्य के विकास में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की भूमिका को समझाइए। इसमें इन सब उद्देश्यों को विभिन्न उदाहरणों से पूरा करते हुए लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न का पहला भाग हो गया। आगे लिखा है, देश में उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि को बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता। समृद्धि का इंग्लिश वर्ड होता है समृद्धि के लिए ग्रोथ, उत्पादकता के लिए होता है प्रोडक्टिविटी। भारतीय कृषि में ग्रोथ या वृद्धि के बारे में बताना है और उत्पादकता प्रोडक्टिविटी के बारे में बताना है। तो प्रश्न का पहला भाग है कि भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। प्रवृत्तियों का मतलब हो गया ट्रेंड्स आपको बताने हैं, और ये भारतीय कृषि के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय कृषि में जो समृद्धि रही है और जो उत्पादकता की जो प्रवृत्तियां रही हैं उनको 4 चरणों के अंतर्गत रखा जाता है। पहला चरण है आजादी के बाद से लेकर और हरित क्रांति के प्रारंभ होने तक का समय। दूसरा चरण है हरित क्रांति के बाद से लेकर का और जो उदारीकरण, निजीकरण इत्यादि की जो अवधारणाएं आई थी, वैश्वीकरण की जो अवधारणाएं आई थी उस समय तक का समय। और उसके बाद शुरू होता है तीसरा चरण, जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या आर्थिक सुधारों का जो समय है वहां से लेकर 2005 तक के समय। और जो चौथा चरण है वह 2005 से लेकर 2021 या उसके बाद का समय माना जाता है। तो भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों को इन्हीं 4 चरणों के अंतर्गत समझा जा सकता है कि कब ग्रोथ ज्यादा रही, कब उत्पादकता ज्यादा रही, और इन 4 चरणों के अंतर्गत ही कुछ डेटा देके अपनी बात को लिखना होता है। अब प्रश्न के पहले भाग में उत्तर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए इसको समझिए। प्रश्न के पहले भाग के उत्तर के लिए आपने शुरुआत की है, भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों को निम्नलिखित 4 चरणों के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला चरण, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता समृद्धि का चरण। प्रथम चरण 1949-50 से लेकर 1964-65 तक का समय। ये आजादी के बाद से और हरित क्रांति की शुरुआत तक का चरण है। इस अवधि में खाद्यान्न सहित सभी कृषि उत्पादों में काफी वृद्धि हुई थी और इस काल में कृषि उत्पाद वृद्धि की दर 3.1% वार्षिक रही थी। लेकिन इस कालखंड में जो ग्रोथ रही थी या समृद्धि रही थी वह प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि के कारण नहीं रही थी, बल्कि कृषि भूमि के विस्तार के कारण रही थी। इस बात को भी समझा दिया गया। केवल चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कुछ सुधार हुआ था, शेष वृद्धि तो मात्र अधिक क्षेत्रफल पर खेती के कारण संभव हो पाई थी। कुल उत्पादन बढ़ा तो था, लेकिन ये कुल उत्पादन जो बढ़ा था वह प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ने के कारण नहीं बढ़ा था, बल्कि कृषि भूमि के क्षेत्र में विस्तार हुआ था, इस वजह से बढ़ा था। इसको भी आपने यहां पर समझा दिया। गेहूं उत्पादन में 4% की वार्षिक वृद्धि अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती का ही परिणाम थी। गैर खाद्यान्न फसलों के मामले में भी प्रायः ऐसी ही स्थिति रही। ये सारा जो डेटा लिया गया है ये इग्नू की बुक से लिया गया है। आगे बढ़िए। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता समृद्धि का दूसरा चरण
जो 1968-69 से 1991-92 तक जाता है। ये हरित क्रांति का समय था। 65-66 में ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत से लेकर और भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की अवधारणा जब आई थी या आर्थिक सुधारों का जो समय था, उस समय तक के कालखंड को कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता समृद्धि के चरण 2 के अंतर्गत रखा जा सकता है। और इस काल में हरित क्रांति से शुरुआत हुई थी और हरित क्रांति के चलते नवीन तकनीक भारत में कृषि में लाई गई। इसके साथ साथ उच्च उत्पादकता वाले बीजों को लाया गया। इसके साथ साथ सिंचाई के लिए नई नई सुविधाएं विकसित की गई थी। तो इससे क्या हुआ कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। अब इसके बारे में जो डिटेल्ड जानकारी जो है दी गई, ये ई ज्ञान कोश जो कि इग्नू की जो पाठ्य सामग्री जिस पर मिलती है, वहां से डेटा लिया गया है। इस काल की अवधि में सभी फसलों की वार्षिक समृद्धि दर 2.8% रही थी। इसका मतलब है कि इससे पहले वाले खंड की तुलना में ग्रोथ रेट कम रही थी, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। ये वृद्धि दर प्रथम काल की 3.1% वृद्धि दर से कुछ कम रही है, किंतु इस समृद्धि में क्षेत्रफल वृद्धि का या कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल वृद्धि का योगदान केवल 0.5% रहा। शेष 2.3 का अंश प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि से प्राप्त होना कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक रहा है। हरित क्रांति के चलते प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। 80 के दशक में खाद्यान्नों, विशेषकर चावल और गेहूं की प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पाद वृद्धि में विशेष रूप से सराहनीय योगदान रहा है। खाद्यान्नों की तुलना में अन्य फसलों के क्षेत्रफल में अधिक तेजी से प्रसार हो रहा है। इस क्षेत्रफल वृद्धि और उत्पादकता वृद्धि ने मिलकर गैर खाद्यान्न वर्ग के उत्पादन की समृद्धि दर को खाद्यान्न से अधिक बना दिया। अब आता है तीसरा चरण, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता समृद्धि चरण तीसरा। ये 1992 से लेकर 2005 की अवधि के बीच का समय था और इस चरण की शुरुआत होती है आर्थिक सुधारों के साथ, जब भारत में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। जैसे ग्लोबलाइजेशन शुरू किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कहने का मतलब हो गया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की अवधारणा जब भारत में शुरू की गई थी। और इन अवधारणाओं के चलते, आर्थिक सुधारों के चलते भारत में सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। तो सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के चलते इस चरण में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और समृद्धि दर घट गई थी। 90 के दशक एवं उसके बाद वाले द्वितीय काल के दौरान उत्पादकता वृद्धि का त्वरण आगे बना नहीं रह पाया। जो हरित क्रांति के समय में उत्पादकता में जो वृद्धि हुई थी, वह आगे नहीं बनी रह सकी, उसमें कमी आने लगी। और कमी का कारण क्या था? आर्थिक सुधारों के चलते सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। समृद्धि दर में शिथिलता अब हरित क्रांति की रफ्तार के थमने की ओर संकेत करने लगी। सभी फसलों की औसत उत्पादकता प्रति हेक्टेयर वृद्धि दर मात्र 1% ही रह पाई। इस काल में गेहूं की उत्पादन वृद्धि दर पूर्ववर्ती 3% रही। से सभी खाद्य फसलों की समृद्धि दरें पूर्ववर्ती दशक से काफी पिछड़ गईं। चिंता का मुख्य कारण प्रायः सभी फसलों की उत्पादकता वृद्धि की ये गिरावट ही रही। इस चरण में या तृतीय चरण में कृषि समृद्धि और कृषि उत्पादकता में गिरावट आई थी। अगला चरण भारतीय कृषि में वर्ष 2005 से लेकर और वर्ष 2021 तक का जो चरण है। इस चरण में फिर से कृषि के क्षेत्र में अनेक तकनीकी सुधार किए गए, नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई और नए नए तरीके लाए गए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना लाई गई, ई नैम या ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की सुविधा लाई गई, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। इसके साथ साथ मंडियों को ऑनलाइन किया गया, ड्रोन सिस्टम के माध्यम से स्प्रे वगैरह करने की कोशिशें की गई। इसके साथ साथ और बहुत सारी तकनीकी सुधार हुए, एमएसपी का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ। इन सब कारणों से समग्र रूप से कृषि उत्पादकता और कृषि समृद्धि में पुनः उछाल देखा गया, या कृषि उत्पादकता और कृषि समृद्धि में पुनः बढ़ोतरी देखी गई। भारत की कृषि ने 2005 से 2021 के बीच एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल देखा। इस कालखंड में कृषि क्षेत्र में तमाम उतार चढ़ाव के साथ, विभिन्न वर्षों में कुछ उतार चढ़ाव भी होते रहे, तमाम उतार चढ़ाव के साथ समग्र रूप से उत्पादकता तथा समृद्धि में बढ़ोतरी देखी गई। अगर इसकी ग्रोथ रेट देखनी हो तो ये 4% से कुछ ऊपर ही रही है। ये समय तकनीकी नवाचार, योजनागत हस्तक्षेप, वैश्विक प्रभाव, जलवायु चुनौतियों और किसान आंदोलनों का रहा है। इस काल में कृषि न केवल उत्पादन केंद्रित रही, बल्कि बाजार मूल्य और नीतिगत सुधारों की ओर भी केंद्रित हुई।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा, मोबाइल ऐप्स आ गई, पोर्टल्स आ गए और एसएमएस सेवा आदि के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाने लगा। उन्नत बीज, जैविक खेती और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा मिला, जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला, कृषि ड्रोन और सैटेलाइट आधारित फसल निगरानी इत्यादि की सुविधाएं बढ़ी। इन सब के चलते इस कालखंड में या 2005 से 2021 तक के समय में कृषि उत्पादकता और कृषि समृद्धि में पुनः वृद्धि देखी गई। तो ये तो था पहले भाग का उत्तर। भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। अगर ये प्रश्न या इससे मिलता जुलता प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए या भारत में कृषि की उत्पादकता समृद्धि के बारे में, तो इन्हीं 4 चरणों के अंतर्गत आप व्याख्या कर दीजिएगा। अब इस प्रश्न का अगला भाग है, देश में उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि को बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है, देश में कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि को बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए उत्पादकता बढ़ाने और कृषि विकास के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? उन्नत तकनीकों का प्रसार करना, किसानों को उन्नत बीज, जैविक खाद, मशीनीकरण, आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी और सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ड्रोन, सेंसर आधारित सिंचाई और सटीक खेती, प्रेसिजन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। सूखा प्रवण क्षेत्रों में माइक्रो और ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जल संग्रहण, वर्षा जल संचयन की योजनाएं लागू किया जाना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि बाजारों का सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान अपनी फसल उपजाता है और किसान अपनी फसल उपजाने के बाद जब उसको वांछित या जो उसका सही उसे मूल्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता, तो किसान फिर खेती करने के लिए हतोत्साहित होता है। इस वजह से कृषि बाजारों का सुधार किया जाना चाहिए। बिचौलियों की भूमिका को कम कर सीधे किसानों को उपभोक्ताओं से लिंक किया जाना चाहिए। अगला है क्रेडिट और बीमा सुविधा। क्रेडिट का मतलब होता है ऋण उपलब्ध कराना, क्योंकि फसल को उपजाने के लिए पहले कुछ निवेश भी तो करना पड़ेगा। बीज का निवेश करना पड़ेगा, खाद का निवेश करना पड़ेगा, खेतों की जुताई के लिए भी पैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से किसानों को फसल उपजाने में निवेश करने के लिए उनको ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। इसके साथ साथ फसलों के प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि के चलते नष्ट होने पर उनको बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। छोटे किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, फसल बीमा योजना को सरल और पारदर्शी बनाना ताकि किसान प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रह सके। संवैधानिक और नीति समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। कृषि से संबंधित नीतियों को किसान केंद्रित बनाना और कृषि की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना। ऐसे क्षेत्र जिनमें पिछड़ापन है कृषि के क्षेत्र में और वहां पर कृषि के क्षेत्र में निवेश करके वहां से उत्पादन अधिक प्राप्त किया जा सकता है, तो उन पिछड़े क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना। कृषि संसाधनों, तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और बाजार पहुंच के अभाव में पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना। इन सब क्षेत्रों पर ध्यान देकर उन क्षेत्रों में भी कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता और समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय थे जिनको हमने प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में लिखा, और इसके साथ कुछ लाइनें समराइज करते हुए निष्कर्ष के रूप में लिख दीजिए और आपका ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। निष्कर्ष की हेडिंग नहीं डालनी है, ये केवल इंडिकेटिव है। भारतीय कृषि में पिछले दशकों में उत्पादन और समृद्धि में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, लेकिन अब भी अनेक चुनौतियां बनी हुई हैं। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक समग्र, क्षेत्रीय और किसान केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक है। तकनीक, शिक्षा, बाजार और सरकार की सक्रिय भूमिका से ही भारत आत्मनिर्भर और टिकाऊ कृषि व्यवस्था की ओर बढ़ सकता है। और थैंक यू। और इसके साथ ही ये एपिसोड अब समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।